Hi everyone, this is Nisha from Knowledge Cafe Group. So children, I hope you all are ready for the next session, the 12th standard students. Today I am here with the first chapter of 12th standard, that is solid state. Now आप लोगों को पता ही है पेंडेमिक के कारण आप लोग के जो सिलेबस है उसमें उसे कम कर दिया गया, डिलीट कर दिया गया बहुत सारे पोर्शंस, एंड सॉलिड स्टेट जो पिछले साल नहीं था 12th स्टैंडर्ड में उसे अभी वापस से इंट्रोड्यूस किया गया. सो अकॉर्डिंगली आई विल बी डीलिंग विद द चैप्टर सॉलिड स्टेट एंड आई होप एवरीबडी इज रेडी फॉर द न्यू सेशन एंड आई होप यू पीपल विल टेक एडवांटेज एंड स्टडी दिस चैप्टर नाइसली. तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर सॉलिड स्टेट. बाय द नेम इटसेल्फ यू कैन अंडरस्टैंड रादर कि सॉलिड स्टेट जो है सॉलिड्स के बारे में है. ना अगर हम इस चैप्टर को हम डील करना चाहे तो इंट्रोडक्शन में क्या बताएंगे, हम इंट्रोडक्शन में बताएंगे व्हाट इज मैटर. सो ये आप बचपन से पढ़ रहे हैं. मैटर इज समथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज वॉल्यूम एंड मास, सो दैट इज कॉल्ड मैटर. सो अगर हमने बोला मैटर है तो मैटर के जो टाइप्स है दैट इज द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर, दैट ऑल्सो वी नो. अब हम जब पढ़ रहे हैं स्टेट्स ऑफ मैटर उसमें पढ़ते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस. क्लास 7 से, क्लास 8 से, 9, 10, 11 सर हर जगह किसी न किसी फॉर्म में हमने सॉलिड के बारे में पढ़ा है. एंड वी हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. जब भी हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैस के बारे में पढ़ते हैं कौन सा ऐसे दो फैक्टर्स है जिसको आप लेकर पढ़ते हो हमेशा, वही फैक्टर है जो आगे चल के हम पूरे इस चैप्टर में भी उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे. दैट इज द फर्स्ट वन, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल. अब जब भी हम यहाँ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में बात करते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हियर? दे कैन बी एन एटम, दे कैन बी एन आयन और दे कैन बी मॉलिक्यूल. सो यहाँ पर भी यही चीज़ को लेते हुए इस सेशन को हम स्टार्ट कर रहे हैं. ये फर्स्ट लेक्चर जो है हम इनिशियल स्टेज, इनिशियल इंट्रोडक्शन सॉलिड के साथ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर. सो जैसे बताया आपको, सॉलिड जो है या लिक्विड जो है, ये गैस जो है, इसे आप रिप्रेजेंट करने के लिए दो मेजर चीज को लेकर चलते हो. पहला है द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और दूसरा है द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. अगेन व्हेन आई टॉक अबाउट द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस वो खाली जगह है जो दो एटम के बीच में या दो मॉलिक्यूल के बीच में या दो आयन के बीच में प्रेजेंट है. इसको हम दो और नाम से बोल सकते हैं. व्हाट आर दे? दे आर voids, 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 जो कि इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के लिए दूसरा वर्ड हम यूज करते हैं, या फिर हम यूज करते हैं वर्ड इंटरस्टिशियल साइट्स. तो ये तीनों वर्ड आपको इस चैप्टर में कई जगह यूज करेंगे हम लोग. एंड दिस इज व्हाट इज द मेजर थिंग, दैट वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर सॉलिड स्टेट चिल्ड्रन. सो जैसे हमने बताया आपको पढ़ाने वाले हैं हम सॉलिड स्टेट, और सॉलिड स्टेट का जो इनिशियल थिंग है जो आप पढ़ रहे हो, जैसे अभी बताया, वो है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड सब्सटेंसेस. So what are solids? Solids are those substances which are very hard, which are very rigid, जिसे हम बहुत hard या rigid कहते हैं. क्यों ये hard या rigid होते हैं? ये 1.1 जो आपका NCERT का इंटेक्स क्वेश्चन है उसमें अगर आप देखेंगे, the question is solids are rigid in nature. Why the solids are rigid in nature? The solids are rigid in nature because उनके बीच का जो intermolecular force of attraction है वो बहुत ज़्यादा strong है. So that is of one thing. Why they have definite volume? 1.2 आपको पूछता है. Why solids have definite volume? Has definite volume again because of its ordered arrangement. तो solid को अगर हम explain करें, एक characteristic बताए, तो जैसे simple सी बात, they are hard, they are rigid, they are intermolecular force of attraction is very very strong. The molecular force या आप कह सकते हैं जो intermolecular space है, जो voids है, वो बहुत कम है, वो इनकम्प्रेसिबल होता है. उनमें अपन कंप्रेसिबिलिटी की फैक्टर को ला सकते हैं. दे आर इनकम्प्रेसिबल इन नेचर. क्यों? अगेन क्योंकि उनके जो बीच में जो स्पेस है वो बहुत कम है और उनके बीच में जो अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है. सो दैट इज बेसिकली द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ सॉलिड. अब नया चीज़ आप इस साल क्या पढ़ने वाले हो? जो नया चीज़ आप इस साल पढ़ने वाले हो, ये जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि इनकी जो पार्टिकल्स होती हैं, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, जो एक एटम हो सकता है, आयन हो सकता है या मॉलिक्यूल हो सकता है, उनके जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है उनमें भी वेरिएशंस होते हैं. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द वेरिएशन ऑफ द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट, सॉलिड्स जो हैं वो दो तरीके के होते हैं. एक होता है क्रिस्टलाइन, दूसरा होता है एमॉर्फस. सो लेट्स सी व्हाट इज इट. सो the first one is your crystalline type of solids. So crystalline type of solid आप देखकर बता सकते हो कि crystalline का मतलब है crystal like, और दूसरा जो होता है वो है amorphous.
नाउ व्हाट इज एन एमॉर्फस सॉलिड? ये वर्ड एक्चुअली वर्ड लिया गया है एमॉर्फ से। एमॉर्फ का मतलब होता है शेपलेस। तो यहाँ पे आपको एक और वर्ड मिल गया एमॉर्फस का। क्या है वो? दे आर शेपलेस। सो बेसिकली शेपलेस इज वन ऑफ द बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमॉर्फस सब्सटेंसेस। तो आप ये दोनों चीज को लेते हुए इसे आप डिटेल में पढ़ सकते हो। सो लेट्स सी व्हाट इज इट। ना हम जब बता रहे हैं क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, हम बोलते हैं डायमंड जो होता है वो एक हार्डेस्ट क्रिस्टल है इन द नोन फॉर अस इट इज अ हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन। बट अगर हम सेम चीज एमॉर्फस के बारे में बोलेंगे, एमॉर्फस भी हम डेली यूज करते हैं, जैसे कि चारकोल हो गया, कोक हो गया, दे आर एमॉर्फस इन नेचर। If I want to learn this, we can learn easily in a tabular form, children. And I hope tabular form में आपको बहुत जल्दी याद होगा, and it will be easier for you to remember this portion easily, because इसमें कुछ ऐसे words हैं जो आपको 1 मार्क के क्वेश्चन में आ सकते हैं, जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में आ सकते हैं, किसी भी तरह 1 मार्क में, 2 मार्क में क्वेश्चन में ये आ सकता है। सो बेसिकली ये वाला पोर्शन जो है हम एक टैबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन कर रहे हैं। So as I told you, let's see about the crystalline and the amorphous type of solids. So first जो हम बताना चाहेंगे, जैसे अभी पहले ही बताया, ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। सही बात, दोनों में ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है तभी वो सॉलिड है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? इनकी जो ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है वो बहुत ही हाई रेंज के ऑर्डर्ड अरेंजमेंट है। सो द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट इज वेरी हाई इन दिस, और इसमें जो है ये शॉर्ट रेंज के हैं। This is a short range arrangement of the constituent particle. So basically इसे अपन शुरू कर रहे हैं। That is the difference between the amorphous and the crystalline and the amorphous substance. So यहाँ पर first जैसे बताया, इसकी जो arrangement है constituent particle की वो कैसी है? High range ordered arrangement है, whereas for this we say it is short range ordered arrangement. सेकेंड मेजर चीज, जैसे आपको बताया कि कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल तो दोनों में एक ही जैसा है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, लेकिन यहाँ का जो सेकेंड चीज है वो ये है इनकी ज्योमेट्री के बारे में। इफ आई टॉक अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, इसकी जो ज्योमेट्री है ये बहुत ही रेगुलर ज्योमेट्री है, whereas the constituent particle जो इसमें है they are not so regular, it is having a irregular geometry. Now due to the regular geometry and the irregular geometry, इनके कई प्रॉपर्टीज हैं जो वैरी करते हैं, जिसके बारे में अगेन हम जब इसके डिफरेंशिएशन आगे बढ़ रहे हैं तो उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। थर्ड चीज जो है आपको ये है कि इसे आप काट कैसे सकते हो, कैसे इसमें क्लीवेज हो सकता है। अगर हम इसे काटे, अगर आप क्रिस्टलाइन सब्सटेंस, एक ध्यान दीजिए, आप दिमाग में रखिए, क्रिस्टलाइन का मतलब आप डायमंड को लेकर चलिए, और एमॉर्फस का मतलब आप चारकोल को लेकर चलिए। और अगर उसे आप काटने के लिए बैठते हैं, तो अगर आप उसे काटते हैं तो कैसे काटते हैं? इसमें जब काटते हैं तो वो होता है यू गेट अ शार्प एज एंड अ फाइन प्लेन चिल्ड्रन। लेकिन जब आप इसमें इरेगुलर में काटते हो तो उसकी जो कटने के बाद जो रेगुलरिटी है वो बहुत ही इरेगुलर होती है। सो इट कैन बी कट इन शार्प एजेस एंड और ये जो है दे आर हैविंग इरेगुलर एजेस। सो इनके जो एजेस हैं वो इरेगुलर है, whereas when we talk about the crystalline substance, इसे आप एक प्रॉपर प्लेन में काट सकते हो, एक प्रॉपर फेज में, एंगल में, एजेस में काट सकते हो। दैट इज योर क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ सॉलिड सब्सटेंस चिल्ड्रन। अब आते हैं, ये तो सब इजी था, इजी फैक्टर था, इसमें ज्यादा कुछ ऐसे वो नहीं है जो आपको पढ़ना है। बट द थिंग इज, फोर्थ वाला जो है ये आपको बता रहे हैं। द फोर्थ इज द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, whereas the amorphous solids are called pseudo solids, या इसे आप सुपर कूल्ड लिक्विड्स भी कह सकते हो। So what it is? They are called the true solids, whereas the amorphous is called pseudo or super cooled liquids. क्यों कहते हैं ना? ट्रू सॉलिड का मतलब ये होता है कि ये जो क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस हैं, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है वो बहुत शार्प होती है। अगर ये 200 डिग्री सेल्सियस में अगर वो मेल्ट होता है तो जब वो 200 डिग्री सेल्सियस पहुंचेगा तभी वो मेल्ट होगा। दैट इज कॉल्ड इट इज हैविंग अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट। लेकिन ये स्यूडो है। स्यूडो मीन्स इनके जो वेरिएशन है, रेंजेस है, जैसे इसे हम गर्म करना चालू करते हैं
अलग अलग टेम्परेचर में उसमें कुछ ना कुछ थोड़ा चेंजेस आप देख सकते हो. यू कैन सी द वेरिएशन इन इट्स टर्निंग और स्टेट ऑफ मैटर जो चेंज हो रहा है उसमें आप वेरिएशन दे सकते हो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में. लाइक आप जो बोल सकते हो इसमें ऐसा हो जाता है कि सॉफ्ट हो जाता है, बीच में सॉफ्ट हो जाता है, उसे आप माउल्ड कर सकते हो, कुछ नया शेप दे सकते हो. जैसे ग्लास इज एन एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड. उसे आप ब्लो कर सकते हो और उसको नया शेप दे सकते हो. सो व्हाई इज इट सो? बिकॉज इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत शार्प नहीं है, काफी टेम्परेचर रेंजेस में वो चेंज हो सकती है. नाउ वन मोर थिंग, अगर आप ये बताएं, अगर इसे ये वाला जो कंडीशन है अभी जो बताया आपको कि अलग अलग टेम्परेचर रेंज में उसमें चेंजेस दिखती है, तो ये जो है कभी कभी क्रिस्टलाइन तक की तरह भी बिहेव करने लगती है. एक बहुत अच्छा रीजनिंग क्वेश्चन यहाँ पे बनता है एंड दैट रीजनिंग क्वेश्चन इज, जो देखा जाता है कि जो एंशिएंट सिविलाइजेशन जो फॉसिल्स हैं या एंशिएंट सिविलाइजेशन के कुछ सब्सटेंसेस रखे जाते हैं म्यूजियम वगैरह में, तो उनमें देखा जाता है कि उनमें जो ग्लासेस है वो मिल्कीनेस, उसमें मिल्कीनेस आ जाता है, वाइट कलर का हो जाता है. व्हाई इज इट सो? बिकॉज अलग अलग टेम्परेचर रेंज में उसमें चेंजेस आ गए. इट हैज चेंज इनटू क्रिस्टलाइन फॉर्म. दैट इज वन ऑफ द रीजनिंग क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड ओवर हियर, दैट इज अबाउट द स्यूडो सॉलिड. सो यहाँ पे स्यूडो सॉलिड का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलता है. और ये जो चीज है दैट इज योर सुपर कूल्ड लिक्विड. व्हाट डू यू मीन बाय द सुपर कूल्ड लिक्विड? जैसा भी आपको बताया, सुपर कूल्ड लिक्विड जो है वो चीजें हैं जो कि विच इज हैविंग द टेंडेंसी टू फ्लो रादर. जैसा भी बताया कि अलग अलग टेम्परेचर रेंज में थोड़े थोड़े गैप में वो जो है अपना फेज जो है चेंज करने लगे. दे स्टार्ट मेल्टिंग. When they start melting in different ranges, what is the concept? Concept is ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? ये एक लिक्विड की तरह बिहेव कर रहा है. और लेकिन ये लिक्विड की तरह एकदम फ्लो नहीं कर रहा है. इट इज हैविंग द टेंडेंसी टू फ्लो बट एट अ वेरी 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 शॉर्ट रेंज. उसमें जो फ्लो है वो बहुत ही धीरे हो रहा है. अब यहाँ पर जो सुपर कूल्ड लिक्विड है, यहाँ पे जो बातें, यहाँ पे जो रीजनिंग क्वेश्चन अगेन यहाँ पे बनती है वो ये है कि जो विंडो ग्लास पेन्स होते हैं, अगर आपने कभी ऑब्जर्व किया आपके घर पे, जो विंडो ग्लास पेन्स होते हैं उसकी जो नीचे वाला पार्ट है, बॉटम पार्ट है, वो ज्यादा मोटी होती है रादर देन द टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ द विंडो पेन. आज देखना, अगर आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया तो आज जरूर देखिए इसे. Why is it so? क्योंकि कुछ दिनों के बाद जैसा भी बताया कि they are having the tendency to flow, तो वो धीरे धीरे फ्लो करता है जिसके कारण जो नीचे वाला एरिया है वो मोटी हो जाती है. So that is one of the reason we call it as the amorphous and is having the, it is also called the pseudo solids or it is also called the super cooled solids. Sorry, super cooled liquids. So this is major thing that is asked, जो पूछा जा सकता है. what do you mean by true solid, what is pseudo solid, what is super cooled liquids? ये आपको क्वेश्चन 1 मार्क का आ सकता है. कोई एग्जाम्पल दे देंगे और आपको बोलेंगे कि भाई ये स्यूडो सॉलिड है कि नहीं, या ये एक एग्जाम्पल दे देंगे, कोई बार बोलेंगे वेदर इट इज ट्रू सॉलिड और अ स्यूडो सॉलिड, कुछ भी हो सकता है. सो प्लीज गो थ्रू दिस वेरी नाइसली. नेक्स्ट जो मेजर चीज मुझे आपको बतानी यहाँ पे वो है अ कंडीशन कॉल्ड एनआइसोट्रॉपी. And here amorphous is isotropic in nature. Again children, it is important, so please note करेंगे आप लोग what is the meaning of anisotropy and isotropy. Now crystalline solids, they are anisotropy. Iso means same. आपको पता है isosceles triangle आप मैथ्स में बचपन से पढ़ रहे हो. What is iso? Iso means same. So यहाँ पर आइसोट्रॉपी का मतलब क्या है? आपको पता है कि आप जब भी एक सब्सटेंस को पढ़ते हो तो या तो 2 डायमेंशनल में या 3 डायमेंशनल में बात करते हो, तो उसमें आपको अगर पार्टिकल्स आप चेक करते हो, अगर आप हर डायरेक्शन में जा रहे हो और अगर उनकी प्रॉपर्टी की वैल्यू सेम है हर डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड तीनों में, तो वो होते हैं आइसोट्रॉपिक. और ये क्यों है? ये किस में है? ये है आपके एमॉर्फस सॉलिड में. और क्यों है ये? क्योंकि इसका जो अरेंजमेंट है वो इर्रेगुलर है. इर्रेगुलर होने के कारण आपको इस तरह की कंडीशंस मिलते हैं, दैट इज आइसोट्रॉपिक. वैसे अगर आप जैसे बताया आइसोट्रॉपिक का उल्टा हो गया तो ये हो गया एनआइसोट्रॉपिक. तो एनआइसोट्रॉपिक क्यों ये फॉलो करता है, ये फिनोमेना क्यों शो करता है, ये एनआइसोट्रॉपिक क्यों है? इसलिए है क्योंकि इनमें बहुत ज्यादा रेगुलर अरेंजमेंट है और उसके पार्टिकल्स जो है वो एकदम रेगुलरली अरेंज्ड है. फॉर इंस्टेंट अगर हम बताएं कि एक कुछ इस तरह का अगर आपके पास अरेंजमेंट है मॉलिक्यूल्स का, ये एक तरह का मॉलिक्यूल है और ये दूसरे तरह का मॉलिक्यूल है, सेकेंड टाइप.
और अगर मैं दो डायरेक्शन में बात कर रही हूँ इसमें जाने की, अगर मैंने ये एक डायरेक्शन लिया ए बी, इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक तरफ एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है और इस तरफ दूसरे तरीके के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है. देयर इज नो इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ द कॉम्पोजिशन. तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी होगी किसी सब्सटेंस की वो एक्स होगी फॉर इंस्टेंस. अब वही चीज अगर मैं इस डायरेक्शन में लूं, कुछ ऐसा, इसे सीडी मान लेते हैं. इसमें अगर आप देख सकते हो कि इसमें दो तरह के कंडीशंस है, एक छोटा वाला, एक बड़ा पार्टिकल भी दिख रहा है, एक छोटा पार्टिकल भी दिख रहा है. यहाँ भी एक छोटा पार्टिकल दिख रहा है, यहाँ भी एक बड़ा, मतलब यहाँ का जो अरेंजमेंट है, यहाँ के जो पार्टिकल्स है वो सिमिलर नहीं है. तो since it is having an ordered arrangement, the composition or the number of particle or the number of atom हर डायरेक्शन में सेम नहीं आप काउंट कर सकते, जिसके कारण इसमें जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग देंगी. सो द वैल्यू ऑफ जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो गया आपका, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, ये सारी जो वैल्यूज है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको वैल्यूज अलग अलग होंगी. और ये जो है दैट्स द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एनआइसोट्रॉपी. सो जो फिनोमेना शो करती है उसको एनआइसोट्रॉपी पे कहते हैं, या इस नेचर को अगर आप कहते हो तो आइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक बोल दो. तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड द एमॉर्फस सॉलिड. और किस बेस पे हमने इसे डिफरेंशिएट किया है? हमने इसे डिफरेंशिएट किया है ऑन द बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट और द ऑर्डर ऑफ देयर कॉम्पैक्टनेस इनसाइड द क्रिस्टल. सो ये आपका हो गया क्रिस्टलाइन नेचर एंड एमॉर्फस नेचर. इफ आई वांट टू गिव वन मोर डिफरेंस, आप इसमें इसके एग्जांपल्स लिख लीजिए. इसमें आपके एग्जांपल्स हो गए डायमंड, इसमें एग्जांपल हो गया ग्राफाइट, ये सारी चीजें क्रिस्टलाइन में आ जाएंगी. और एमॉर्फस में अगर आप देखोगे तो अभी भी जैसे बताया, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, चारकोल हो गया, ये सब चले जाता है एमॉर्फस में. आई होप ये इतना आपको समझ आ गया. एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए so that you can remember this till your board exam, children. Okay, so chaliye let's proceed with the topics of this chapter. So जैसा भी आपको बताया कि on the basis of arrangement of this type of अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स और द कॉन्स्टिट्यूएंट, आपने इस सॉलिड स्टेट को दो तरह का बताया, एक है क्रिस्टलाइन, दूसरा है एमॉर्फस. एमॉर्फस में आपको इतना ही पढ़ना है, जनरल ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, उसका कोई डिटेलिंग ज्यादा पढ़ना नहीं है. आपको किसका पढ़ना है? आपको पढ़ना है क्रिस्टलाइन का. सो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. सो अपना नेक्स्ट हेडिंग है व्हाट इज द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. So, when I deal with the types of crystalline solid, again इसमें जो constituent particle है वो differ करते हैं, differ कर सकते हैं, plus इसमें जो intermolecular force of attraction है वो भी अलग अलग होता है. On that basis, children, the crystalline solids are again of 4 types. The first one is ionic solids. Ionic crystalline solids. Second is metallic crystalline solids. Third is covalent crystalline solids. And the fourth one is molecular crystalline solids. नाम से आपको पता चल गया होगा, आयनिक मतलब जहां आयंस प्रेजेंट है, वो कंपाउंड्स जिसमें आयंस प्रेजेंट है. मेटालिक मतलब जिसमें मेटल है. कोवेलेंट मतलब जो कोवेलेंट कंपाउंड्स है. और मॉलिक्यूलर मतलब जो मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स है ना. आपको ये और आसान बनाने के लिए और समझने के लिए और अच्छे से याद रखने के लिए अगेन हम इसे एक टैबुलर फॉर्म में लर्न कर सकते हैं. So let's see what it is. Now, if I want to talk about the ionic one, so let's first write about the first feature जिस पे आप बात करेंगे, that is its constituents. So let's check out the constituents of all these four crystalline solids. तो जैसे बताया आपको ionic solid. What is an ionic solid? जिसमें का जो constituent particle होगा वो क्या होगा? Ions.
which type of ions are present? Positive ion and negative ion. So it will have positive ion and negative ion in it. Now let's talk about the metallic crystals. Now if I talk about the metallic crystal, that is metals, बचपन से पढ़ रहे हैं इसमें, एक होता है positive ion plus the mobile electrons. जो पॉजिटिव एंड होता है उसे आप कर्नल बोलते हैं. अगर आपको याद है, आपने मेटल में पढ़ा जरूर होगा. दैट इज पॉजिटिव आयन. व्हाट इज कर्नल? कर्नल इज द न्यूक्लियस along with the penultimate shells, all the inner shells. जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सबको मिला के आप बोलते हो your kernel. So positive ions जो किसमें प्रेजेंट है? C of mobile electron, ऐसा कहा जाता है. बचपन से मेटालिक पढ़ते हैं सबसे. तो what is metallic bond? जिसका constituent particle हो गया ions and mobile electrons. Next come to the covalent one. So covalent can be an atom or a molecule. It can be an atom or molecules. And the constituent particle of molecular crystal, it is molecules. So I feel this much is ready for the difference between the ionic, metallic, covalent and molecular crystals children. अब next parameter ले लेते हैं जिस पर हम इसे differentiate करेंगे. That is the binding energy or the force that exists in it. So if I talk about the binding energy, since it is ions, you know that it is having strong dipole-dipole interaction or simply the electrostatic force of attraction. So here that is your charges or the force of attraction that is present, electrostatic or dipole-dipole interactions. The second one is your metallic. Naturally it is having metallic bond in it. Metallic bond may be positive or negative का concept है, तो electrostatic force of attraction या simple metallic bonding भी आप लिख सकते हो, आप ऐसे पढ़ सकते हो. Next is covalent. So again covalent bond, strong covalent bonds are present in the covalent bond, in the covalent crystals, and in molecular they have weak dispersion forces. So this is the second bifurcation or the second category on the basis of which we can bifurcate the ionic, the metallic, the covalent and the molecular crystals. So जैसे दो पैरामीटर अपन ने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया. नेक्स्ट कम टू इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी. चलिए इसकी कंडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं. If I talk about the electrical conductivity, naturally it is having ions in it. लेकिन यहाँ पे जो कंसेप्ट है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 1.8 जो बताता है एनसीईआरटी क्वेश्चन में कि why the ionic solids behave as insulator when it is in solid state whereas it act as a conductor when it is in its molten state. तो यहाँ पे ये चीज आपको याद रखनी है. What is it? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर देखेंगे तो ये जब ये सॉलिड स्टेट में रहता है तो ये जो है एक इंसुलेटर की तरह काम करता है. But when it comes to the molten state, it is having the tendency it act as a conductor. Why is it so? Because in solid state इतना ज़्यादा force of attraction है कि इसमें ions जो हैं वो free नहीं है, जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं कर सकते. लेकिन जब वो molten condition में होते हैं, they act as a good conductor. Fine. Metallic. Now metallic एक ऐसा चीज है which is a conductor. Why is it a conductor? Because it is having mobile electrons in it, free electrons in it, which flow in it. So metals are good conductors of electricity and heat because of the ions, because of the mobile electron that is present in it. Covalent जो है वो insulator है. It is not having the tendency to conduct electricity. But एक ऐसा covalent compound है जो कि एक good conductor है. I hope you all know it. What is it? It is graphite. तो ग्राफाइट के एक्सेप्शन है, ग्राफाइट एक एक्सेप्शन है इसमें. अदरवाइज ऑल अदर कोवेलेंट कंपाउंड्स आर insulators. And the last one is molecular, and molecular is a purely insulated substances. So ये आपका bifurcation है या ये आपका difference है जो आप learn कर सकते हैं. फर्स्ट वन आयन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के हिसाब से, दूसरा इसमें बाइंडिंग एनर्जी क्या है, तीसरा इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या है. एक और चीज हम बता सकते हैं इसमें, जैसे कि फिजिकल नेचर अगर आप देखोगे तो फिजिकल नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस
दैट इज द आयनिक सब्सटेंस. आयनिक सब्सटेंस यूजुअली हार्ड होते हैं, बट इसमें एक और फीचर है, ये ब्रिटल भी होते हैं, ये टूट सकते हैं. ब्रिटल मीन्स टूट सकते हैं. तो इट इज हैविंग द टेंडेंसी, दे आर हार्ड बट ब्रिटल इन नेचर. आप अगर मेटालिक आप देखोगे तो व्हाट इज अबाउट मेटालिक? मेटालिक इज ऑल्सो हार्ड बट it is malleable as well as they can be drawn into wires, that is ductile. So metallic are malleable and ductile. Along with that it is hard also. कोवेलेंट में आपको एक एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल ऑलरेडी अपन डिस्कस किए, वो है डायमंड. इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस नोन. सो कोवेलेंट क्रिस्टल्स आर वेरी हार्ड इन nature, and the molecular they are very soft. Okay children, I hope you have understood what I want to tell you right now. So this is the fourth component or the fourth type that we have studied. So next let's see about the solubility. Chaliye, so let's start with the ionic. आयनिक की खासियत ये है कि ये पोलर है, दे आर हैविंग पोलैरिटी इन इट, दे हैव अ पॉजिटिव आयन एज वेल एज अ नेगेटिव आयन. तो सॉल्युबिलिटी का अगर चक्कर देखोगे तो दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स. दे आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स, whereas they are insoluble in non-polar solvents. This is the condition of ionic compounds, children. So ionic compounds, they are soluble in polar solvent, whereas they are insoluble in non-polar solvents. चलिए metallic देखते हैं. They are purely insoluble. Next, come to the covalent one. Covalent का जो है इसका उल्टा है. Covalent का ऐसा है कि they are soluble in non-polar solvents and insoluble in polar solvents. So this is your covalent compound. I hope it's clear. The last one is your molecular. Molecular जो है कभी कभी soluble, sometimes soluble, and sometimes they are insoluble. They can be soluble or insoluble. So I think it is clear to you. Now let's see what are the examples of this. So ये जो parameters है 5, इसके अलावा इसमें आप एक example दे सकते हो इन सब का. जैसे आयनिक है तो आप NaCl, the most common ionic solid, NaCl ले लीजिए, ZnS ले लीजिए. मेटालिक्स में सारे मेटल्स जो है, कॉपर ले लो, आयरन ले लो, they comes under the metallic solids. Come to the covalent one. Covalent molecules ले लीजिए आप लोग, कोई भी covalent, आप SiO2 ले लीजिए, they comes under the covalent solid. The last one is molecular. Molecular में कोई भी गैस ले लो, जैसे CCl2, CCl4 लीजिए, या हाइड्रोजन गैस ले लीजिए, नाइट्रोजन गैस ले लीजिए, all are coming under molecular solids. Fine. और अगर हम रूम टेम्परेचर में बात करें, वेरी सॉफ्ट कंपाउंड्स बनाते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड्स बेसिकली. सो उसमें आपको गैसेस हैं, जैसे H2 है, N2 है, CCl4 है, ये सारी चीज़ें आपको वो सारी चीज़ें आपको मॉलिक्यूलर में मिल जाएंगी. सो ऑल द गैसियस स्पीशीज बेसिकली आर द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स. So children, this is the basic bifurcation of the type of crystalline solid, that is your ionic, metallic, covalent and molecular. I hope this is clear for you people. And before I rub the board, please take a screenshot so that it can be easier for you. It can be a handy material for you to learn and remember during your exams. So now let's, you have already seen the different bifurcations of the solid is the introductory part of this chapter. इस chapter को हमने already crystalline form और amorphous form में उसे differentiate कर लिया, उसे हमने crystalline के types पढ़ लिए. So this much today, I think that is enough for the first lecture for the solid state children. I hope everything is clear now and you people are having the tendency to solve few of the questions of your
competitive exam. So I'm having 5 questions right now. It's written on the board, and it is a question that has come from only this much portion of solid state chapter, children, and let's see, and I hope you people will be able to solve this. Let's see the first question. The first question says, solid carbon dioxide is an example of which type of solid? Whether it is covalent solid, whether it is metallic solid, it is molecular solid, or it is an ionic solid, children. The answer for this is that it is a molecular solid, children. So what is the answer for this? The answer for this is it is a molecular solid. The second question that was there is like which one has the highest melting point? अब melting point किसकी सबसे ज़्यादा है? वो covalent की है. First is ionic compound, ionic crystal की है, molecular crystal की है, covalent crystal की है या metallic crystal की है. मेल्टिंग पॉइंट उसकी ज़्यादा होती है जिसका इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है. द बाइंडिंग फोर्स जो है उसमें वो सबसे ज़्यादा होती है. इन चारों में बाइंडिंग फोर्स किसकी सबसे ज़्यादा है? बाइंडिंग फोर्स कोवेलेंट की ज़्यादा है. सो द आंसर फॉर दिस इज कोवेलेंट क्रिस्टल. लेट्स सी द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्यूडो सॉलिड. अभी अपन ने पढ़ा था डिफ्रेंसिएशन बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमॉर्फस और कहा था कि क्रिस्टलाइन जो है वो ट्रू सॉलिड्स होते हैं और जो आपका ये है दैट इज एमॉर्फस है वो कैसा होता है? स्यूडो सॉलिड है. तो आपका बस क्या ढूंढना है इसमें आपको एक एमॉर्फस सॉलिड ढूंढना है. फर्स्ट इज CaF2, ग्लास, NaCl और ऑल ऑफ दीज. ना ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, डायरेक्टली दिख रहा है NaCl है जो कि एक आयनिक क्रिस्टल है. तो लेट्स सी व्हाट इज द आंसर. द आंसर इज ग्लास, बिकॉज ग्लास एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डर्ड नहीं है. उसमें जो अरेंजमेंट है वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर का है. ग्लास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे अपन माउल्ड कर सकते हैं. ग्लास एक ऐसा सब्सटेंस है जिसे अपन ब्लो कर सकते हैं. और ये सब किस में होता है? उनमें जिसमें जो मेल्टिंग पॉइंट की जो टेम्परेचर है वो वैरी करती है. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ग्लास. नेक्स्ट कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. Now fourth question says the major binding force in diamond, silicon and quartz is. Simple, very simple question. Electrostatic force, electrical attraction, covalent bond, van der Waals force. Diamond is the hardest substance known in the nature. बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. तो हार्डेस्ट सब्सटेंस के लिए कैसा बॉन्ड होना चाहिए? सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होना चाहिए. सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? कोवेलेंट बॉन्ड. सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कोवेलेंट बॉन्ड, चिल्ड्रन. नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एमॉर्फस सॉलिड इज इनकरेक्ट. देखते हैं व्हाट इज द वी हैव स्टडीड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एमॉर्फस सॉलिड. सो लेट्स सी व्हाट इज इट. फर्स्ट इज दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर. दे मेल्ट ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर. काफ़ी रेंजेस में वो मेल्ट होते हैं. क्या होते हैं एमॉर्फस? हाँ होते हैं. सो इट इज़ करेक्ट आंसर. सेकेंड इज दे आर एन आइसोट्रॉपिक. नेचुरली दिस इज द वन दैट इज द की पॉइंट. ये एन आइसोट्रॉपिक नहीं होता, ये आइसोट्रॉपिक होता है. क्यों आइसोट्रॉपिक होता है? क्योंकि इसमें अरेंजमेंट रेगुलर नहीं है. इट इज़ हैविंग एन इरेगुलर अरेंजमेंट, चिल्ड्रन. थर्ड इज देयर इज़ नो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल. खैर ये सही बात है. और ये दे आर रिजिड, ये भी सही है. तो इसमें आंसर कौन सा है जो इनकरेक्टली रिटन है? वो है दे आर एन आइसोट्रॉपिक. So these were few questions that I have told you today. That is 5 questions. I have just picked out 5 questions of this particular session जो हमने अभी पढ़ा है, जो पार्ट पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है जो नीट में आया था और जेई में आया है. सो ये चीज़ आप थोड़ा देखेंगे. इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन इसे कंप्लीट करिए और 1.1 से लेकर 1.9 तक के जितने भी इनटेक्स क्वेश्चंस हैं इसे आप कंप्लीट कीजिए. ये सारे चीज़ आपको यहाँ पे जो आज पढ़े हैं उस पर आंसर मिल जाएगा. आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू पीपल एंड आई होप कि आप ये पोर्शन जल्द से जल्द कंप्लीट करेंगे सो दैट यू विल वी कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर. जो मेजर पोर्शंस हैं हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से. सो आई होप चिल्ड्रन यू हैव enjoyed द क्लास एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू सब्सक्राइब माई चैनल. अगर आपने अभी तक नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए. इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन 2021. क्योंकि हम जो डिलीटेड पोर्शंस हैं उसे हटाकर पढ़ाएंगे और बहुत ज़्यादा लगता है कि नीट और जेई में भी इस बार वो सारे टॉपिक्स हटा दिए जाएंगे. सो वी हैव टू गो फॉर दिस. इट्स अ फ्रेश
टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यू डिलीटेड पोर्शंस, उसको अलग करके हम पढ़ाने वाले हैं. आई होप आप लोग बहुत ही मज़े में इस चैप्टर को लर्न करेंगे और आपको बोर्ड एग्ज़ाम तक आपको ये चैप्टर याद रहेगा. सो बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट lecture. Have a nice day.